हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन एकाग्रता। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर नेचर ऑफ पॉलिटी। जैसे कि हम पहले पढ़ते हुए आए हैं जी, ये हमारा पार्ट है। कहीं ना कहीं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है उसको आज हम कवर करेंगे कि जो हमारे नेचर क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, वो कैसा है, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यानी जो हमारे, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल भी हो सकता है, यूनिटरी भी हो सकता है और क्वासी फेडरल भी हो सकता है। तो इनका हल्का हल्का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया था, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझा दूंगा कि एक्चुअल में फेडरल, यूनिटरी और क्वासी फेडरल होता क्या है। तो फर्स्ट है कि फेडरल होता क्या है। फेडरल जो होता है डिसेंट्रलाइज होता है, यानी कि फेडरल का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जब सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर एक दूसरे का क्या इक्वली पावर डिवीजन हो, तो उसे कहते हैं हम डिसेंट्रलाइज। तो यहाँ पर यानी कि जो पावर क्या है, जैसे सेंटर है और वो अलग अलग स्टेट में उसका कहीं ना कहीं पावर डिवीजन हो, उसको कहते हैं हम डिसेंट्रलाइज। और यूनिटरी क्या होता है, जहां पर सेंटर के पास सारी की सारी पावर रहती हैं, उसको कहते हैं हम सेंट्रलाइज्ड यानी कि यूनिटरी। जो जैसे कि हमने बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर क्या है, हमारा सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहां पर सारी पावर किस पे है, सेंटर के पास है। और तीसरी आती है हमारी क्वासी फेडरल, जहां पर हमारा सेंटर और स्टेट के पास क्या होती है, पावर डिवीजन होता है, मगर कहीं ना कहीं सेंटर स्टेट से पावर खींच लेती है। तो यहां पर अब हम शो करेंगे, आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अगर हम मैं इंडिया के कॉन्सेप्ट पे बात करूं तो यहां पर जो इसमें फेडरल, यूनिटरी और क्वासी फेडरल में से तीनों में से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा हाँ क्वासी फेडरल होना चाहिए। बट ऐसा क्योंकि जैसे सेंटर है, सेंटर क्या कर रही है, पावर खींच रही है किससे, स्टेट से, तो जो एक्चुअल में हमें दिखता भी है। मगर एक्चुअल में ऐसा शायद है भी और नहीं भी, क्योंकि कुछ क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट्स बोलेंगे हमने, कुछ एक्सपर्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने कुछ कुछ अपनी टिप्पणियां दी है, यानी कि कुछ कुछ बोला है उनके ऊपर कि कैसा है और कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे केसी वेयर हैं, ये एक ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो इन्होंने क्या कहा है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं क्वासी फेडरल शो करता है। क्वासी फेडरल का मतलब वही जहां पर सेंटर के पास कहीं ना कहीं ज्यादा पावर खींच ली गई है, सेंटर ने पावर ज्यादा खींच ली है किससे, स्टेट से। अब दूसरी जगह आ जाते हैं यूनिटरी। तो हमको सबको पता है कि यूनिटरी तो पॉसिबल ही नहीं है कि सेंटर के पास ज्यादा ही पावर है। अभी हम यहाँ पर इंडिया की बात करेंगे तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि यूनिटरी तो होगा ही नहीं। तो पॉसिबिलिटी किसकी है, फेडरल या फिर क्वासी फेडरल। तो क्वासी फेडरल का हमने देख लिया। दूसरा है फेडरल की। तो फेडरल को किसने कहा है कि अलेक्जेंडर विट्स ने कहा कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, हमारा फेडरल नेचर का है। दूसरा डीडी बासु, जो एक और एक्सपर्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने भी कहा कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, हमारा फेडरल नेचर का है। और जो तीसरा जाता है हमारा, वो है ड्राफ्ट कमेटी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी, जिसने हमारा क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। इवन वो खुद कहती है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, हमारा फेडरल नेचर का है। अब बात आ जाती है कि अब किसके बेसिस पे कहती है, क्योंकि हमारे आर्टिकल 1 में ही ये लिखा है, भारत यानी कि इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत यानी कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि जो इसका मतलब है कि जो ड्राफ्ट कमेटी ने आर्टिकल 1 दिया, उससे पता चलता है कि जो हमारा जो नेचर है, यानी कि नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, फेडरल है। तो ड्राफ्ट कमेटी का ये कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है, जो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, वही कह रही है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो क्या है, फेडरल नेचर का है। अब आ जाते हैं, बात आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की। अब जब सुप्रीम कोर्ट है तो उसने 3 चीजों से दिया है। उसने पहले केसेस को स्टडी किया है। 2 केसेस आज हम पढ़ेंगे, केशव नंदा भारती और एसआर बॉम्बे केस। तो ये जो थोड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। इवन जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट कमेटी के हवाले से कहा, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्राफ्ट कमेटी उसने क्या कहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला ही बोल रहा है
कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, तो कहीं ना कहीं वो सीधी सी बात है, जो बना रहा है वही बोल रहा है कि फेडरल है, तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फेडरल। और सुप्रीम कोर्ट दो जो हमारे केसेस हैं उनके बेसिस पर भी ये कहता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, हमारा फेडरल नेचर का है। जो दो केसेस कौन सा है, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और एसआर बॉम्बे यानी रायरप्पा बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। तो थोड़ा सा केशवानंद भारती और वर्सेस केरला केस एक्चुअल में था क्या, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बेसिकली आया था 1973 में। तो पहला हम पढ़ लेते हैं हल्का फुल्का कि केशवानंद भारती केस एक्चुअल में था क्या। तो थोड़ा इसको जानने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। तो देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के बाद, तो उससे 20 साल या 25 साल के अराउंड के बाद केरला ने एक अपना जो सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है उसको थोड़ा सही करने के लिए, तो जमींदारी सिस्टम था और लैंड ऑनरशिप था, उसको क्या किया, उसको एक तरह से हटाने का प्रयास किया। क्योंकि उससे कहीं ना कहीं जो सोशल इकोनॉमिक जो रिच जो और उससे कहीं ना कहीं जो जमींदार थे बहुत ज्यादा रिच थे, कहीं ना कहीं उस वक्त बहुत पुअर थे। तो उसको सही करने के लिए, ताकि जो इनकम का इक्वली मैनेजमेंट हो, तो वो एक लॉ लेके आए और उन्होंने वो पास किया। वो क्या है, लैंड रिफॉर्म एक्ट लेके आए। वो लैंड रिफॉर्म एक्ट लेके आए और उस एक्ट के दौरान क्या था, रेस्ट्रिक्ट ऑन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट था। तो उस एक्ट में एक केशवानंद भारती जो कि कसोरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो कि कहाँ है, केरला के अंदर है, वहां पर जो केरला गवर्नमेंट ने उनकी जो लैंड थी उनको क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। तो यहाँ पर जो केशवानंद भारती लेडी हैं, उन्होंने क्या किया, एक पिटीशन डाली, एक रिट पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द केरला गवर्नमेंट कि ये जो केशवानंद भारती ने डाली, इसने कहा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये क्या है, मेरा एक फंडामेंटल राइट है। ये राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है और ये मेरे एक्ट को वायलेट कर रहा है। जो मेरे फंडामेंटल राइट है उनको क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। वो कौन कौन से एक्ट हैं, आर्टिकल 14, 19, 25 एंड 26 को क्या बोला इन्होंने कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। अब क्या किया, पार्लियामेंट ने क्या किया कि उस टाइम के वक्त जब ये केस आ रहा था 1970 के पास, तो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा टसल चल रही थी। उस वक्त टसल में क्या हुआ कि केशवानंद भारती जो हैं, उन्होंने ये फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स बोल दिया। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, एक एक्ट को ही चेंज कर दिया। उसके अंदर एक अमेंडमेंट 29 अमेंडमेंट एक्ट कर दिया। क्या बोलते हैं, लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट कर दिया और इसको कहां डाल दिया, राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को शेड्यूल 9 शेड्यूल में डाल दिया। और 9 शेड्यूल में क्या है कि जुडिशरी है इसके ऊपर रिव्यू नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या हुआ, मगर उस वक्त क्या जुडिशरी ने क्या किया कि तुम और यहां पर दूसरा सेकंड थिंग क्या है कि कोई भी जैसे पार्लियामेंट है वो किसी भी एक्ट पर अपना लॉ अमेंडमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती, यानी फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो उस वक्त क्या था कि जो फंडामेंटल राइट्स थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल पे अपना अमेंडमेंट कर सकती है, मगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को क्या ना करे, हार्म ना करे। यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, वो क्या हो, वो उससे अलग ना हो बेसिक स्ट्रक्चर से। तो कहीं ना कहीं केशवानंद भारती वर्सेस केरला केस जो 1973 में आया था, इसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, बेसिक स्ट्रक्चर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के, जहां पर उन्होंने ये बोला कि किसी भी आर्टिकल में आप क्या कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो, मगर वो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट जो हमारा केस था, थोड़ा सा मैंने थोड़ा ब्रीफ दिया आपको ताकि आइडिया लग जाए एक्चुअल में ये केशवानंद भारती केस था क्या। अब जो दूसरा केस था, अब थोड़े सी एक्स्ट्रा जो नॉलेज है इसमें वो भी बता देता हूं मैं। केशवानंद भारती में जो था कि ये जब ये केस चला, ये बहुत मतलब इसके अंदर 68 लगभग डेज लगे, इसकी क्या बोलते हैं प्रोसीडिंग हुई।
और जो 90 लगभग 70 से ज्यादा केसेस को जो बाहरी कंट्री है उनको स्टडी किया इसको सॉल्व करने के लिए। और लगभग 13 बेंच बैठी थी इसके अंदर, लगभग जो जज थे उनको इसको सॉल्व करने के लगभग 13 जज बैठे हुए थे। तो इसमें क्या था, जो जजमेंट था ये बहुत बड़ा जजमेंट आया था। यानी कि आप पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं पढ़ ही लोगे कि केशवानंद भारती अलग अलग जगह केशवानंद भारती के हवाले मतलब इसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर लेके आया, बेसिक स्ट्रक्चर का पॉइंट लेके आया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना दिया था। तो यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं 703 पेज का ये जजमेंट रहा है जो बहुत बड़ा है अपने आप में। तो कहीं ना कहीं हमने छोटा सा आप ब्रीफ पढ़ लिया केशवानंद भारती के केस के बारे में। अब आ जाता है हमारा एसआर बॉम्बे केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1994 में आया था। तो इस केस में क्या था कि एसआर बॉम्बे जो सीएम थे कर्नाटका के और जनता दल पार्टी के क्या थे, जनता दल पार्टी से बिलोंग करते थे, मतलब उसके पार्टी के मेन लीडर थे और सीएम थे कर्नाटका के। उसमें क्या था, जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया था, डिसमिस कर दिया था। प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने डिसमिस कर दिया सीएम कर्नाटका को। अब रीजन उन्होंने कुछ नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त शायद दंगे वंगे हो रहे होंगे या फिर कोई भी सोशल उसको करके उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 356 का यूज किया और क्या कर दिया, कर्नाटका के सीएम को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब क्या उससे क्या हुआ कि अब यहाँ पर एसआर बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि एसआर बॉम्बे ने पिटीशन डाली होगी, ठीक है। अब उन्होंने पिटीशन डाली तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो आर्टिकल 356 है, अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ पॉइंट्स हैं, उन्होंने क्या क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट को राइट देता है किसी भी नेशनल इमरजेंसी पे, यानी कि एट मोस्ट इमरजेंसी पे हम इसको यूज कर सकते हैं, और इसका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मिसयूज करती हुई आ रही है शुरू से। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अगर प्रेसिडेंट इसके ऊपर कोई भी आर्टिकल 356 लगाएगा तो वो क्या करेगा, उसको एक अपना रीजन देना पड़ेगा कि वो किस लिए लगा रहा है आर्टिकल। तो उस वक्त क्या किया, तो फर्स्ट क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कहा, इसे लॉ ऑफ डेड लेटर बताया, लॉ ऑफ डेड लेटर बताया। और क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, और इसके अंदर ये भी कहा कि अगर रिव्यू करके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर प्रेसिडेंट इसके ऊपर किसी के भी ऊपर कोई अपना किसी की गवर्नमेंट डिसमिस करता है, या फिर सारा जैसा होता है ना, सारा प्रेसिडेंट रूल लग जाना, यानी कि स्टेट के पास सारी की पावर डिसमिस कर देना और दोबारा से री इलेक्शन करवाना, तो ये चीज क्या किया, उस वक्त एसआर बॉम्बे के केस में हो चुकी थी। तो उसको हटाने के लिए उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट रूल तो लगा सकते हैं, मगर उनको प्रॉपर अपनी पॉइंट्स देने होंगे कि किस बेसिस पे उन्होंने ये चीज लगाई है। आप ऐसी कुछ भी करके, कुछ भी बिना रीजन के उसका मिस यूज करके आप क्या कर गवर्नमेंट सीएम की डिसमिस नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या था, पहले के केस में क्या था, जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया था, कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट यानी कि सेंट्रल के यहाँ पर क्या शो कर रहा था, यूनिटरी शो कर रहा था, और कहीं ना कहीं क्वासी फेडरल यानी कि सेंटर, या तो कहीं ना कहीं सेंटर के पास ज्यादा पावर शो कर रहा है और या फिर यूनिटरी नेचर का शो कर रहा है। बट इसलिए बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों के बेसिस पे क्या कहा कि जो एसआर बॉम्बे और यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के केस में कहा कि ऐसा जो प्रेसिडेंट के ऊपर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लगाई आर्टिकल 356 को यूज करने के ऊपर, कि ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फेडरल नेचर का है। तो आप कहीं ना कहीं सेंट्रल बायस नहीं हो सकते, यानी कि सेंट्रल अपने पास ज्यादा पावर नहीं रख सकता, स्टेट के पास भी उतना ही हक है चीजों को करने का। आप उसका 356 आर्टिकल का मिसयूज नहीं कर सकते। अब आ जाता है कि वर्ल्ड ओपिनियन क्या है, कि कोई भी कंट्री फेडरल हो या ना हो, कि उसका वर्ल्ड ओपिनियन क्या है, हम थोड़ा सा वो जान लेंगे। ये तो हमने पढ़े, अलेक्जेंडर डीडी बासु ड्राफ्ट कमेटी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अब ये तो इंडिया का हुआ दोनों। अब वर्ल्ड कहेंगे ना, वर्ल्ड ओपिनियन क्या है फेडरल या यूनिटरी या फिर क्वासी फेडरल होने के लिए। तो अब जो वर्ल्ड ओपिनियन पढ़ेंगे हम फेडरल होने के लिए, जो वर्ल्ड ओपिनियन है उसके कुछ मानक दिए हुए हैं, कुछ 5 पॉइंट्स हैं, उसको आज हम पढ़ लेते हैं।
तो वर्ल्ड ओपिनियन क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर DSWRA हो, DSWRA शॉर्ट फॉर्म है, जल्दी से याद हो जाएगा, 2-3 बार रिपीट करना है, DSWRA, तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी चीज होंगी तो क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, फेडरल कहलाएगा। तो ये चीज क्या है, पहला है डी से डिवीजन ऑफ पावर, दूसरा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने पढ़ा दिया आपको पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा, चौथा रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो अमेंडमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, नॉट चेंजेबल, यानी कि डिफिकल्ट इन चेंज, जो अमेंड होंगे वो बहुत मुश्किल से चेंज होंगे, जैसे हमारे नॉर्मल फंडामेंटल राइट्स होते हैं। मैंने आपको वो भी पहले लेक्चर में पढ़ा दिया है, इससे पहले के लेक्चर में, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब लास्ट जो आ जाता है हमारा अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, तो यहाँ पर हम आज सिर्फ, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज सिर्फ आपको बताऊंगा कि डिवीजन ऑफ पावर क्या है। तो डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या है, यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर क्या है, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या नहीं करेगी, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी उसके काम में, और दोनों की दोनों कैसे करेंगी काम, दोनों करेंगी कोऑर्डिनेशन रिलेशनशिप, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट करके अपना काम करेंगी। तभी क्या होगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो क्या, उसका नेचर क्या होगा, वो क्या होगा, फेडरल होगा। अब जो दूसरा है हमारा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, इससे एग्जांपल्स क्या क्या हैं, और इसके अंदर हम 7 शेड्यूल भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे डिवीजन है 7 शेड्यूल में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि सेंटर के पास क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में हमारे क्या क्या पॉइंट्स आ जाते हैं। तो हम इसको पूरा का पूरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर होगा। तो लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।